मित्रों, जैसा कि आप शायद जानते होंगे, मैं सीधे लड़ाई के मैदान से आपके बीच में आज उपस्थित हो रहा हूं। और मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि लड़ाई के मैदान में आज जो मुद्दे हैं वो लगभग सारे के सारे अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए हैं। चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे वो जीवन शैली का मुद्दा हो, सारा का सारा अर्थव्यवस्था के साथ जुड़ा हुआ है। और जब हम लोगों के बीच में जाते हैं तो सामूहिक तौर पर और व्यक्तिगत तौर पर यही सारे मुद्दे उठाए जाते हैं। देश की ये बदहाली क्यों हुई? और जैसे हम शब्द का प्रयोग करते हैं सर्वांगीण विकास, तो ये सर्वव्यापी सत्यानाश कैसे हुआ, यह सवाल लोग पूछते हैं। और इसीलिए मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आज अगर सबसे बड़ा प्रश्न मतदाताओं के सामने है पूरे देश में, तो वह है विकास का। लोग विकास के भूखे हैं और उम्मीद करते हैं कि उनके जो विकास की भूख है उसको उम्मीदवार अपने तौर पर और नई सरकार अपने तौर पर समाधान करने का प्रयास करेगी। मैं आपको एक नोट डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, लेकिन ये नोट के फॉर्म में नहीं है। इसमें मैंने क्या किया है कि मैंने वित्त मंत्री श्री पी चिदम्बरम से सीधे तौर पर 18 सवाल पूछे हैं अर्थव्यवस्था के बारे में। और मुझे लगता है कि ये अर्थव्यवस्था की बदहाली का जो सारांश है वो इन 18 मुद्दों में इंक्लूडेड है। और हालांकि ये आपके बीच में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, लेकिन थोड़ा वक्त आपका लेता हूं। इसमें जो प्रमुख मुद्दे हैं उसकी ओर आपका ध्यान आकृष्ट करने के लिए। चिदम्बरम साहब 3 बार देश के वित्त मंत्री बने हैं। आपको याद होगा कि यूनाइटेड फ्रंट सरकार में वो 96-97 में वित्त मंत्री थे। फिर मनमोहन सिंह की यूपीए सरकार में 2 बार वित्त मंत्री रहे हैं। हर बार वो खुशकिस्मत रहे हैं कि उनको जो ये अर्थव्यवस्था विरासत में मिली वो बहुत मजबूत अर्थव्यवस्था मिली। पहली बार आज के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह अर्थव्यवस्था को लगभग मजबूत हालत में छोड़कर गए थे। कुछ इश्यूज थे जैसे महंगाई, लेकिन अर्थव्यवस्था ने रफ्तार पकड़ ली थी। 2 साल में चिदम्बरम साहब आर्थिक विकास दर को लगभग 8% से घटाकर 97-98 में 4.5% पर लेकर आए। 4.5%। और
जब हम लोग सरकार में आए 98 में, तो यही गिरती हुई अर्थव्यवस्था हमें विरासत में मिली। जब हम लोगों ने सरकार छोड़ी 2004 में, तो 2003-04 का जो विकास दर चिदम्बरम साहब को मिला विरासत में, वह था 8% ग्रोथ रेट। और आज फिर जो ग्रोथ रेट है वो 5% भी क्रॉस नहीं करेगा, जो वर्ष कल समाप्त होने जा रहा है। 2 बार, और इसके पहले जब वो वित्त मंत्रालय से हटकर गृह मंत्रालय में गए और उसके बाद फिर वित्त मंत्रालय में लौट कर आए, जब प्रणब बाबू ने उस वित्त मंत्रालय को छोड़ा, तो उसके पहले के 2 साल हैं, उसमें आप देखेंगे कि जो विकास दर था वो 8% से ऊपर था। चिदम्बरम साहब जब वित्त मंत्री बने तो विकास दर फिर 5% के नीचे आ गया। और जो लेटेस्ट आंकड़ा है, 3rd क्वार्टर जो ग्रोथ रेट का इस साल का, अक्टूबर दिसंबर क्वार्टर, उसमें growth rate was only 4.7%, and this is the 7th consecutive quarter which has been below 5%. और औद्योगिक विकास दर जो है, माइनिंग का जो विकास दर है, वो इसमें मैंने अंकित किया है। और मैंने ये भी कहा है कि ये विकास दर और भी कम होता अगर एक सेक्टर जो रिफ्लेक्ट करता है गवर्नमेंट स्पेंडिंग, एंड इन दिस केस irresponsible spending by the government, namely जो इसमें आते हैं पर्सनल, कम्युनिटी एंड सोशल सर्विसेज कैटेगरी एक है ग्रोथ रेट में, उसको भी कैलकुलेट करते हैं। पर्सनल, कम्युनिटी एंड सोशल सर्विसेज which has registered an unprecedented growth rate of 7% in this quarter, which is, as I said, based on government spending. तो 3 बार चिदम्बरम साहब ने अर्थव्यवस्था को ठिकाने लगाने का काम किया है और वहीं लाकर खड़ा किया है जहां पर कि 1997-98 में, 97-98 में वो छोड़कर गए थे। ऐसा लगता है कि जैसे उनकी आदत हो गई है कि मजबूत अर्थव्यवस्था उनको मिलेगी और वो उसको बर्बाद करके जाएंगे। और ये हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस है 3 टर्म्स का। फिर उसमें और कई मुद्दे हैं, जैसा आप देखेंगे वो बहुत कल भी मैं देख रहा था टीवी में, कहीं उनका एक बयान आ रहा था कि हमारे समय में अर्थव्यवस्था का ग्रोथ रेट यूपीए 1 में इतना था, यूपीए 2 में इतना था, एनडीए ने कभी उसके आसपास एनडीए नहीं पहुंची। वो इस बात को भूल रहे हैं कि जो पहले यूपीए 1 में 4 साल का ग्रोथ रेट हम लोगों ने देखा, और 5 साल अगर हम एनडीए का लास्ट ईयर उसमें इंक्लूड कर लेते हैं, 2003-04 to 2007-08, ये 5 साल का जो ग्रोथ रेट है, अब सारे एनालिस्ट जो हैं वो ये कहते हैं कि ये ग्रोथ रेट नतीजा था जो एनडीए सरकार ने कदम उठाए थे उसका, और यूपीए सरकार ने वही हार्वेस्ट किया, वही फसल काटी जो हम बो के गए थे, लेकिन वो उसका क्रेडिट ले रहे हैं। उन्होंने
जो सरकार का घाटा है, बजट का घाटा, फिस्कल डेफिसिट, उसमें कितनी अप्रत्याशित वृद्धि हुई है जो नियंत्रण में नहीं आ रही है। 6 साल से हम जूझ रहे हैं फिस्कल डेफिसिट को नियंत्रित करने के लिए, और हम नियंत्रित नहीं कर पाए हैं। पिछले 2 वर्षों में, इस साल और पिछले साल, चिदम्बरम साहब ने बहुत आर्टिफिशियल ढंग से फिस्कल डेफिसिट को कम करने का काम किया। दोनों साल उन्होंने लगभग 1 लाख करोड़ से जो प्लान का एलोकेशन है, आवंटन है, उसको घटा दिया। इस साल तो उन्होंने कमाल ही कर दिया इस मायने में कि वो बहुत बड़ा भार सब्सिडी के बर्डन के रूप में छोड़कर जा रहे हैं अगली सरकार के लिए। और जो करों की वसूली है उसमें एडवांस टैक्स कलेक्शन पर बहुत ज़्यादा जोर दिया है उन्होंने, ताकि अगले साल टैक्स का कलेक्शन भी उतना नहीं होगा, वो पहले ही उसको कलेक्ट करके बैठ जाएंगे। इस काम के लिए किसी वित्त मंत्री की आवश्यकता नहीं है। नॉर्थ ब्लॉक में बैठा बाबू भी ये काम कर सकता है। उसको कह दिया जाए यहाँ यहाँ ऐसे काट दो, तो इट्स प्योर एरिथमेटिक। वो यहाँ काट देगा 1 लाख करोड़, यहाँ काट देगा 20,000 करोड़, वहाँ काट देगा 10,000 करोड़, और फिस्कल डेफिसिट कंट्रोल हो गया। लेकिन जो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं बजट के, उसका कोई समाधान नहीं हो रहा है। 5 सालों तक लगातार 2008 से 2013 तक जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, इन्फ्लेशन, वो 2 अंकों का रहा है। इट्स बीन 10% एंड अबव। एंड मैंने एक दफ़ा लोकसभा में बोलते हुए 2 साल पहले इन्फ्लेशन के ऊपर ही चर्चा हो रही थी, और एक प्रस्ताव पारित हुआ लोकसभा में सरकार से ये डिमांड करते हुए कि सरकार मूल्य वृद्धि के ऊपर नियंत्रण स्थापित करे। और उसके बाद कोई एक फ्लरी ऑफ एक्टिविटी हुई। कई चीफ मिनिस्टर्स के नेतृत्व में कमिटियां बनी कि वो सुझाव दें। सारी कमिटियों के सुझाव आ गए। हम लोगों ने मूल्य वृद्धि को नियंत्रित करने के जो कदम उठाए थे उसकी जानकारी सरकार को थी, लेकिन उसके बाद सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। 2 साल के बाद अगर हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो हम पाते हैं कि मूल्य वृद्धि के ऊपर सरकार ने कोई भी प्रभावकारी कदम नहीं उठाया, और इसी का नतीजा है कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स लगातार बढ़ता रहा है। और मैंने कहा था उस समय बोलते हुए लोकसभा में कि एशियन डेवलपमेंट बैंक के एक स्टडी के अनुसार 5 करोड़ भारतीय गरीबी रेखा के नीचे चले गए एज ए रिजल्ट ऑफ हाई इन्फ्लेशन, और इन 2 वर्षों में उसमें वृद्धि ही हुई होगी। आंकड़े नहीं हैं, लेकिन अगर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हॉवर कर रहा है 10% के आसपास, तो पता नहीं कितने करोड़ और भारतीय बिलो पॉवर्टी लाइन चले गए हैं। और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जब हम गांव देहात में जाते हैं चुनाव प्रचार के लिए, तो वहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा होता है बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन। महिलाएं बड़ी संख्या में आती हैं सामने और हर उम्मीदवार से पूछती हैं, मैं गरीब हूँ, मेरा घर टूटा हुआ है, मेरे पास खाने को कुछ नहीं है, मैं
बीपीएल क्यों नहीं हूँ, मेरे पास बीपीएल का कार्ड क्यों नहीं है। और आप जानते हैं इस बात को कि पिछला बीपीएल सर्वे 2002 में हुआ था, जब हम लोग सरकार में थे, और पिछले 12 वर्षों में कोई नया बीपीएल सर्वे नहीं हुआ है। और इस कारण नहीं हुआ है कि 10 वर्षों तक भारत की यूपीए सरकार यही सोचती रही कि बीपीएल की परिभाषा क्या होगी, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। उसका नतीजा ये है कि नया बीपीएल सर्वे नहीं हो रहा है। राज्य सरकारें अपने ढंग से कुछ कर रही हैं, लेकिन भारत सरकार ने गरीबी की रेखा ही नहीं तय की, विद द रिजल्ट कि नया कोई गरीब या गरीबी की रेखा में शामिल उसी समय हो सकता है जब पहले से शामिल कोई व्यक्ति उसमें दिवंगत हो जाए, उसका डेथ हो जाए, तो उस परिस्थिति में जो वैकेंसी होगी उसमें किसी को शामिल किया जाएगा, अन्यथा नहीं। और ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है आज सारे ग्रामीण क्षेत्र में कि नया बीपीएल का सर्वे क्यों नहीं हुआ। और जब हम लोग ये बताते हैं कि गरीबी की परिभाषा तय नहीं हो पाई है, तो वो हंसते हैं हमारे ऊपर, क्योंकि गरीब तो दिखता है सामने, परिभाषा आप जिसकी जो चाहें कर लें। मकान टूटा हुआ है तो दिखता है कि ये टूटा हुआ ध्वस्त मकान है, लेकिन बड़े बड़े एक्सपर्ट लगे हुए हैं, और भारत जैसे मुल्क में तक यूपीए सरकार गरीबी रेखा क्या है ये नहीं तय कर पाई। इन्फ्लेशन का जो नतीजा है वो आपके सामने है। एक तरफ तो लोगों की कमर टूट गई इस महंगाई के चलते, गृहिणी के रसोई के ऊपर जो असर पड़ा वो देखने को मिलता है। दूसरी ओर पूरी अर्थव्यवस्था के ऊपर इसका इतना बुरा प्रभाव पड़ा है जिसका शायद हम लोग वर्णन भी पूरी तरह से नहीं कर सकते हैं। रिजर्व बैंक ने अगर 14-15 बार इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाए हैं, ब्याज दरें बढ़ाई हैं, तो उसके पीछे जो कारण है वह है इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति। और सरकार को जो कदम उठाने चाहिए थे वो कदम सरकार ने नहीं उठाए, सारा भार डाल दिया रिजर्व बैंक के कंधों के ऊपर। पहले जब सुब्बाराव थे रिजर्व बैंक के गवर्नर, तो आप जानते हैं कि चिदम्बरम साहब और सुब्बाराव में नहीं पड़ती थी, और सुब्बाराव को ब्लेम किया जाता था कि वो जो मॉनेटरी पॉलिसी बनाते हैं वो अर्थव्यवस्था के लिए सही नहीं है। उसके बाद रघुराम राजन आए, राजन भी उसी रास्ते चल रहे हैं, जो उस कुर्सी पर बैठेगा उसी रास्ते चलेगा ही, क्योंकि रिजर्व बैंक के लिए वही एक रास्ता है कि अगर देश में मुद्रास्फीति है तो रिजर्व बैंक ब्याज दरें बढ़ाएगा। और इसीलिए रघुराम राजन भी उसी रास्ते चल रहे हैं। और ब्याज दरों का जो असर पड़ा है इन्वेस्टमेंट के ऊपर, वो हम सब जानते हैं कि इन्वेस्टमेंट, देयर इज एन इन्वेस्टमेंट क्राइसिस इन आवर कंट्री, देयर इज ए क्राइसिस ऑफ कॉन्फिडेंस इन आवर इकोनॉमी, और इसलिए कंजम्पशन भी कम हो रहा है और इन्वेस्टमेंट भी कम हो रहा है। और मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा प्रधानमंत्री जी के उस बयान का जो उन्होंने 21 सितंबर 2012 को दिया था। अगर आप अपने स्मरण शक्ति पर जोर डालें तो आप पाएंगे कि उस समय इन्होंने पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में वृद्धि की थी, और उस वृद्धि का स्पष्टीकरण देने के लिए प्रधानमंत्री जी स्वयं आए थे टीवी के सामने, और उन्होंने एक वक्तव्य दिया था। और उस वक्तव्य में उन्होंने क्या कहा था, मैं कोट करता हूँ। उन्होंने कहा था, मनी डज नॉट ग्रो ऑन ट्रीज। जैसे उसके पहले देश के लोग समझते थे कि मनी ग्रोज ऑन ट्रीज, तो उन्होंने बहुत बड़ा एक सत्य हम लोगों को बताया कि मनी डज नॉट ग्रो ऑन ट्रीज। और उस महान सत्य को
देश के सामने रखने के बाद उन्होंने कहा, if we had not acted, it would have meant a higher fiscal deficit, that is an unsustainable increase in government expenditure vis-a-vis government income. If unchecked, this would lead to a steep rise in prices and a loss of confidence in our economy. The prices of essential commodities would rise faster. Both domestic as well as foreign investors would be reluctant to invest in our economy. Interest rates would rise. Our companies would not be able to borrow abroad. Unemployment would increase. The last time we faced this problem was in 1991. ये प्रधानमंत्री का वक्तव्य है 21 सितंबर 2012 का, जिसमें उन्होंने वो अर्थशास्त्री है ना, तो उनको वो सारा सीक्वेंस पता है कि अगर आप हारमोनियम के बटन दबाएंगे तो कौन सी आवाज़ निकलेगी, कहीं से पतली आवाज़ निकलेगी, कहीं से मोटी आवाज़ निकलेगी, ये उनको जानकारी है। और उन्होंने इसीलिए वो पूरे कॉन्सिक्वेंस का वर्णन किया। हालांकि जब राहुल गांधी जी ने उनसे पब्लिकली कहा कि 9 गैस सिलेंडर से काम नहीं चल रहा है प्रधानमंत्री जी, 12 कीजिए, तो उन्होंने तत्काल उसको 12 कर दिया और सरकार के बजट पर 5,000 करोड़ का भार डाल दिया। उस समय ये जो अर्थशास्त्र है जो वो देश की जनता को समझा रहे थे, वो स्वयं भूल गए उस अर्थशास्त्र को। और मनमोहन सिंह जी और चिदम्बरम साहब के बारे में तो आप जानते हैं कि सेलेक्टिव एमनीशिया से ये लोग सफ़र करते हैं। जब याद पड़ता है तो देश की जनता को बताते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं। तो ये एक सिचुएशन है। उसके बाद एक बड़ा जो मैं आपका ध्यान बहुत विशेष रूप से आकृष्ट करना चाहता हूँ, वो है एक्सटर्नल सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। एंड इट्स नॉट मियरली द करंट अकाउंट डेफिसिट जिसकी ओर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। इस सरकार ने हम लोगों की जो हालत है एक्सटर्नल सेक्टर में, उसको बहुत डैमेज किया है। एक्सटर्नल डेट has jumped from $139 billion in end March 2006 to $426 billion in end December 2013. 139 billion से बढ़कर 426 billion ये हो गया है। And in terms of foreign exchange reserves अगर देखें तो हमारा अगर 2006 में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व वाज 109% ऑफ आवर एक्सटर्नल डेट, यानी कि हम पूरे नियंत्रण में थे। आज वो घट के 69% हो गया है। आर रिजर्व्स कवर ओनली 69% ऑफ आवर एक्सटर्नल डेट। और मैं आपसे एक और बहुत गंभीर बात कहने जा रहा हूँ, that short-term external debt, which was only 12.9% of our foreign exchange reserves in 2006 end March, has jumped to 31.5% in December 2013. और इसलिए इस चिंता का विषय है क्योंकि 1991 में जो क्राइसिस हुई थी, उस क्राइसिस के पीछे तात्कालिक कारण जो था वो था इंडिया शॉर्ट टर्म एक्सटर्नल डेट, जिसके चलते उतनी मुसीबत हुई। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने क्या कहा इंडियन इकोनॉमी के बारे में? उन्होंने कहा है अनप्रेसिडेंटेड वाइडनिंग ऑफ इंडियाज करंट अकाउंट डेफिसिट, मैक्रो इकोनॉमिक इम्बैलेंसेस, स्ट्रक्चरल वीकनेसेस, हाई इन्फ्लेशन, large fiscal deficit, binding supply constraints. This is the revelation of the International Monetary Fund. आप जानते हैं कि एक आर्टिकल 4 कंसल्टेशन होता है जब IMF के ऑफिशियल्स आते हैं और देश की अर्थव्यवस्था के ऊपर चर्चा करते हैं। उसके बाद ये रिपोर्ट उन्होंने दिया है। ये रिपोर्ट कॉन्फिडेंशियल होता है,
लेकिन इस बार ये रिपोर्ट पब्लिक हो गया थैंक्स टू एंटरप्राइजिंग जर्नलिज्म इन इंडिया, और ये पिक्चर देश का सामने आया है। बैंकों की स्थिति, स्ट्रेस्ड एसेट्स एनपीएस, उसमें भारी इजाफा हुआ है, और नेशनलाइज्ड बैंक्स जो हैं उनके एनपीएस बिल्कुल अलार्मिंग लेवल्स पर आज के दिन है। पूरी बैंकिंग सेक्टर की स्थिति में सुधार लाने के लिए बहुत सारे कानून हम लोगों ने बनाए, बहुत सारे कदम हम लोगों ने उठाए। आज गिरती हुई अर्थव्यवस्था का सीधा असर देखने को मिल रहा है ऑन बैड लोन्स ऑफ द बैंक्स, और ये फिगर मैंने उसमें कोट किया है कि सिर्फ 6 महीने के भीतर वह बढ़ के लगभग 1,80,000 करोड़ से बढ़कर 2,30,000 करोड़ हो गया है एनपीएस। ये फिगर भी शायद आप लोगों के ध्यान में होगा कि एक जॉइंट सेक्रेटरी हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री के ही, उनका एक बयान छपा था दिसंबर में, जिसमें उन्होंने कहा था कि पावर, स्टील, कोल, माइनिंग एंड पेट्रोलियम, इन सेक्टर्स में 1, 2, 3, 4, 5, ये 4-5 प्रमुख सेक्टर्स जो इकोनॉमी के हैं, इसको जब हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि देयर आर 400 प्रोजेक्ट्स विच आर पेंडिंग, 400 प्रोजेक्ट्स। और कितना इन्वॉल्व है अमाउंट उसमें? द अमाउंट इन्वॉल्व इज roughly 18 lakh crore, 17.86 lakh crore worth of projects are pending as in December, and 78,000 megawatts of power production has been adversely impacted as a result of short supply of gas and coal, 78,000 megawatts, causing a loss of 42,000 crore rupees. ये हमारा बयान नहीं है, ये श्रीमान जॉइंट सेक्रेटरी जो हैं वित्त मंत्रालय के, उन्होंने कहीं बोलते हुए ये फिगर्स कोट किए, जो मीडिया में भी आया था। इन्होंने जब ये सरकार में दोबारा आए 2009 में, तो इन्होंने कहा हम 22 किलोमीटर नेशनल हाईवेज बनाएंगे प्रतिदिन। आपको याद होगा 22 किलोमीटर्स पर डे। बनाया कितना? 1.5 किलोमीटर्स पर डे। उनका रिकॉर्ड जो है वो है 1.5 किलोमीटर्स पर डे। और यहाँ पर आप ही लोगों का रिपोर्ट है जिसमें कि NHAI के जो चेयरमैन हैं उन्होंने पब्लिकली सीधा सरकार के ऊपर दोष मढ़ा इसका कि अगर रोड कंस्ट्रक्शन, हाईवे कंस्ट्रक्शन कम हो गया है, गिरावट आई है, तो उसके लिए सीधे सरकार जिम्मेदार है। और सबसे बड़ी बात, अर्थव्यवस्था में जब गिरावट आती है तो शून्य में नहीं आती है, इसका सीधा असर पड़ता है लोगों के जीवन के ऊपर। और सिर्फ मैं महंगाई की बात नहीं कर रहा हूँ, एम्प्लॉयमेंट। NSSO सर्वे, ये सरकारी सर्वे है, कोई बीजेपी का सर्वे नहीं है। NSSO का सर्वे आया जिसमें कहा गया है कि बिटवीन 99, 2000 एंड 2004-05 जो हमारे 5 साल थे, उसमें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएटेड वेर 6 करोड़, 6 करोड़ नए नियोजन के अवसर उस समय सृजित किए गए। और 2004-05 से 2011-12 जो यूपीए का पीरियड है, ये घटकर 1.5 करोड़ हो गया। इसलिए अगर आज देश का नौजवान जो है, फर्स्ट टाइम वोटर जो है, वो गुस्से में है, लोग अगर गुस्से में हैं, तो इसके चलते हैं कि उनके सामने रोजगार के अवसर दिख नहीं रहे हैं, अंधकार ही अंधकार है। हम लोगों ने, आपको याद होगा कि किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम शुरू की थी कि हर किसान को एक किसान क्रेडिट कार्ड देंगे जिसमें कि बैंकों से ऋण लेना उसके लिए आसान हो जाएगा, न केवल कृषि के लिए बल्कि व्यक्तिगत खर्च के लिए भी।
क्यों नहीं पूरे देश के किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड अभी तक मिला 10 साल में? अगर किसान क्रेडिट कार्ड मिल गया होता किसानों को तो वो महाजन के चंगुल से मुक्त हो गया होता, बैंक से उसका सीधा संपर्क हो गया होता, और वो जो हजारों की संख्या में खुदकुशी कर रहा है, आत्महत्या कर रहा है, उस पर रोक लगी होती। आत्महत्या का कारण आप सब जानते हैं कि क्रॉप फेलियर के साथ साथ ये है कि हम जो महाजन से कर्ज लेते हैं उसको चुका नहीं पाते हैं, और फिर आसान रास्ता है अपनी जान खुद ले लेना। चिदम्बरम साहब का कल का वक्तव्य, जैसा मैंने कहा, टीवी में आ रहा था कि अगर सेंसेक्स बढ़ रहा है, अगर रुपए के मूल्य में स्टेबिलिटी आई है, अगर महंगाई कम हो रही है, तो उन सब के पीछे जो कारण है वो स्थिर सरकार है, उनकी स्थिर सरकार। अभी उनको मार्च एंड में याद पड़ रहा है कि उनकी सरकार स्थिर सरकार है जो 2 महीने के भीतर जाने वाली है। वो स्थिर सरकार, उसके चलते ये सब कुछ हो रहा है। जिस दिन चिदम्बरम साहब ने घोषणा की 19 मार्च को कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, उस दिन बॉम्बे का सेंसेक्स जो था वो इट वेंट अप बाय 125 पॉइंट्स। Bombay Stock Exchange celebrated the fact that he was not contesting elections. The foreign exchange market celebrated the fact that he was not contesting elections. और उसके बाद रुपए की डॉलर की तुलना में जो ताकत है उसमें वृद्धि आई, एक दफ़ा 60 के नीचे भी चला गया। ये सेंटिमेंट क्यों इम्प्रूव करा? दीज थिंग्स, फॉरेन एक्सचेंज, सेंसेक्स एट्सेट्रा, these are indications of sentiment of the economy. और ये सेंटिमेंट अगर आज रिकॉर्ड ऊंचाई की ओर है तो उसका एक ही कारण है कि सारा देश विश्वास करके बैठा है कि देश के अगले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होने जा रहे हैं। एंड देयरफॉर द रिकॉर्ड हाइज दैट वी आर सीइंग इज अ रिजल्ट ऑफ दिस होप। उनसे किसी ने पूछा कि इज दिस ए होप इंडेक्स? उन्होंने कहा कि व्हाट होप इंडेक्स? होप इंडेक्स नहीं है तो किस चीज का इंडेक्स है? चिदम्बरम का इंडेक्स है। और मैंने कंक्लूड किया है बाय सेइंग, आई विल रीड इट आउट फॉर योर बेनिफिट, द फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट श्री चिदम्बरम विल बी रिमेंबर्ड इन हिस्ट्री एज ए स्पॉइलर, as someone who specializes in sub 5% growth rate, for his hubris, arrogance. आपको याद है ना कि आप ही लोगों ने खबर छापी कि कोई बेचारा एक सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट जिसकी अंग्रेजी शायद उतनी अच्छी नहीं थी, उसको उन्होंने भरे मीटिंग में डांट दिया था कि तुमको अंग्रेजी नहीं आती है तो हिंदी में बोलो। और उसने अपने मंत्री को पत्र लिखा कि चिदम्बरम साहब ने हमारा अपमान किया। एंड his habit of making baseless tall claims, which he is making even today. But देश की जनता सच्चाई जानती है, and Sri Chidambaram's statements have lost all credibility. Nobody is prepared to believe him, not even his constituents in Shivaganga. Thank you.